बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के केसेस के खिलाफ मुकदमे की आज समाअत हुई, जबकि साबिक़ वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान साहब की जानिब से साइफर को ड्रामा करार देते हुए कहा गया कि ये सियासी मकासद के लिए इसको इस्तेमाल किया गया। इस बयान पर रद्द अमल देते हुए राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि साइफर रियासती मामला है, लिहाजा साबिक़ वज़ीर आज़म को हर सूरत सज़ा मिलनी चाहिए। इस समेत दिन भर जो हम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, साइफर के मामले पर साबिक़ वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के बयान पर आज हुकूमत की जानिब से कहा गया इस पर मुकदमा जो है वो सीक्रेट एक्ट के तहत चलाया जाएगा। अब क्या साबिक़ वज़ीर आज़म इंतखाबात से पहल उनकी गिरफ्तारी होने जा रही है या कोई नाअहली मुतवक्किर है? देखें जी, ये तो हम रोज़ इसी बात को डिस्कस करते हैं और आज जो आज़म खान साहब के हवाले से खबर आई, दो बातें इसमें। पहली बात तो ये कि तमाम दिन हम इस पर तबसरा सुनते रहे हैं और करते भी रहे हैं। एक तो ये इंतशार और खुल्फिशार बढ़ने जा रहा है अगले चंद दिनों में या आप कहें कि चंद हफ्तों में, और उसकी कई जहतें होंगी। माशी तौर पे भी होगा, सिक्योरिटी के हवाले से भी होगा, सियासी हवाले से भी होगा। और एक आप समझें कि जब एक हुकूमत या एक सिस्टम हिल रहा है पूरा और दूसरा आ रहा है और दरमियान में आगे पीछे सारा, तो एक टर्मोइल ये बढ़ेगा कमिंग डेज के अंदर। दूसरी बात जो है वो और ये तमाम मुल्क में, दूसरी बात ये जो आज़म खान साहब के हवाले से है, आज़म खान साहब के हवाले से दो साइफर को हम पहले भी काफ़ी दफ़ा इसको डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज इसके जो नए पहलू सामने आए। पहली बात तो ये कि जो आज़म खान साहब हैं उनकी गुमशुदगी की जो FIR थी वो कल रात को वापस ले ली गई और आज जो है वो कोसार थाने से उनकी मतलब उनकी ही जानिब से ये मैसेज आया कि मैं खुद जहाँ भी हूँ मैं अपनी मर्ज़ी से हूँ, और वो FIR जो है वो ख़त्म हो गई और अब वो मिसिंग पर्सन नहीं है। यानी ये कल इस बयान के आने से पहले वो मिसिंग पर्सन नहीं थे। कल रात को लेट नाइट आई है एप्लीकेशन और आज वो FIR विड्रॉ हो गई। दूसरी उनके मेरे ख्याल से किसी रिश्तेदार की तरफ से या किसी उनके अहबाब की तरफ से दर्ज जो करवाई गई थी। दूसरी बात जो है वो ये है कि इसमें ये जो साइफर का मामला है, तो अब इसको इतनी दफ़ा हम डिस्कस कर चुके हैं, इसके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग्स हो चुकी हैं, एलामिया आ चुके हैं, सब कुछ हो चुका है कि सियासी पहलू क्या सारा। और ख़ुद साबिक़ वज़ीर आज़म जो हैं वो इस हवाले से वो ज़ाहिर है कि वो उनकी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग फॉलोइंग अमेरिका में है और वो एक्टिव भी है और कांग्रेसमैन भी, और इंटरव्यूज़ में भी उन्होंने कहा कि मेरा मकसद जो था वो ये था, और बाद में बात जो है वो, लेकिन दो चार सवाल इसमें यहाँ पे इम्पॉर्टेंट। पहली बात तो ये है कि ये मामला जो है ये अपने पीछे जो सवाल छोड़ गया हम, वो ये है कि कौन से जो, क्योंकि हम लोगों मीडिया के लोगों ने साइफर देखा, मीडिया के एक बड़े हिस्से ने वो साइफर देखा। हमें जब साबिक़ वज़ीर आज़म के जब ये उनकी हुकूमत के आखिरी दिन चल रहे थे तो हम लोगों को इत्तेफाक हुआ कुछ लोगों को साइफर देखने का। तो अब यहाँ ये सवाल है कि अब हमें ये नहीं पता, क्योंकि जो आज़म खान साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि मिनट्स, वो जो ऑडियो के मुताबिक एक मिनट्स तैयार हुए, वो मिनट्स थे, साइफर था, क्या था, खुदा जाने, बहरहाल एक डॉक्यूमेंट जो था वो मौजूद था। यहाँ ये सवाल अब पैदा होता है, जो इम्पोर्टेंट सवाल है कि क्या हमारे जो आला उहदों में, मैं एक पर्सन स्पेसिफिक यहाँ पे बात नहीं कर रहा, सीक्रेट एक्ट या बाकी ये तो एक बात की चीज़ है, लेकिन हमारे यहाँ कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जिसमें बेशुमार ऐसी मालूमात जो कि आला उहदों पे बैठी हुई शख्सियात की नज़र में सामने आती हैं, चाहे वो सफ़ीर हों, चाहे वो वज़रा हों, ख़ास तौर पे वज़ीर दिफ़ा या वज़ीर ख़ारजा या और वज़रा भी, और सदूर, वज़राए आज़म, अदालत में बैठी हुई शख्सियात, और ज़ाहिर है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर बैठे कि, और ये हमारे पूरी दुनिया में ये रहता है मामला कि फॉर योर आइज़ ओनली होता है कि आप
पेपर को उसकी कॉपी भी नहीं करवा सकते, आप उसको रख भी नहीं सकते। और ये स्पेसिफिकली अब हुआ है या इससे पहले भी होता रहा है, या इसको रोकने के क्या तरीके हैं, या किसी ने वो मतलब अब मुख्तलिफ बातें आ रही हैं ना सामने कि उसकी कॉपी थी, उसकी कॉपी करवाई गई और वो किस तरह से लहराया गया, असल था, नकली था, वो क्या था, वो जो भी। लेकिन मैं उससे कहता नज़र, और ये माजी में होता रहा है, माजी में ऐसा होता रहा है कि जी वो फाइलें घर भिजवा दो मैं साइन कर लूँगा। अभी भी होता है, फाइलें घर भिजवा दो मैं साइन कर लूँगा। वो फाइलें घरों पे नहीं जानी चाहिए। जो सरकारी काम है वो ऑफिस में ही होना चाहिए, क्योंकि जो सरकारी फाइल्स हैं वो सरकारी फाइल्स में बहुत सी सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स होती हैं। तो एक रियासत को एक कानून ऐसा ज़रूर बनाना चाहिए कि जिसके बाद जो है वो ये इस तरह की डॉक्यूमेंट्स का एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर जाना, इनका कोरियर कौन है, इनको कैरी कैसे किया जा रहा है, इनको, तो ये इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चेक रखने की ज़रूरत है। अच्छा, अब इसमें सीक्रेट एक्ट लगेगा या क्या लगेगा और कब लगेगा और कैसे लगेगा, ये तो एक इसमें ज़ाहिर है कि इसका कानूनी एक पहलू है, इसका है बिल्कुल, क्योंकि FIA इसकी तहकीकात कर रही है और बाकी भी। अच्छा, इसमें जो मरकज़ी मुल्ज़िम है वो जो है वो आज़म खान साहब खुद हैं, यानी आज़म खान साहब नहीं, चूँकि मशवरा वही दे रहे हैं ना कि मैं इसकी करवाता हूँ, मैं इसके ऐसे कर ले, वो तो ऑडियो भी सुने तो मरकज़ी मुल्ज़िम शायद वही हैं, वो भी हैं और शायद चेयरमैन PTI, लेकिन वो खुद भी हैं इसमें। तो ये एक अफसोसनाक बात है। अच्छा, और इसमें दूसरी बात ये है कि देखें कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप अपनी एडवर्सरी, यानी आपके जो दुश्मन मुल्क हैं या जिन मुल्कों से आपके ताल्लुकात अच्छे भी हैं या अच्छे नहीं हैं, सेंसिटिविटीज़ होती हैं, तो ये सैकड़ों की तादाद में ही साइफ़र्स आते हैं। तो वो साइफ़र्स में कई दफ़ा बहुत ऐसी बातें होती हैं, और हर मुल्क में, अमेरिका हो, इंडिया हो, रशिया, जो दुनिया का मामूल है ना, पाकिस्तान कोई अलग, किसी बातें ऐसी होती हैं जो आपके हक़ में नहीं कर रहे होते वो मुल्क, लेकिन जब आप उनसे मिलते हैं तो आप वैसे ही हंसते मुस्कुराते मिलते हैं, आप उनसे वैसे ही मिलते हैं, हालांकि आपके पास इंफॉर्मेशन आई होती है साइफ़र की कि ये जो साहब जिनसे आपने भी हैंडशेक करना है थोड़ी देर में या जिनके साथ खाना खाना है, वो आपके बारे में क्या राय रखते हैं। लेकिन आपको उसी तरह से, क्योंकि दुनिया में आप जब रहते हैं तो फिर आपके ख़ास अंदाज में आपको डिप्लोमेसी करनी होती है, ठीक है ना। ये जो आपके ये जो SCO समिट्स और नेटो की कॉन्फ्रेंसेस और उसके बाद ये जो ब्रिक्स बन रहा है और ये और वो सारा, तो ये बड़ा एक सेंसिटिव है, और कितने लोगों को वो बात पता होनी चाहिए, कितने बातों के, अगर एक ख़ास ओहदे पे बैठी हुई शख्सियत है तो क्या उसके अहले खाना को भी पता होनी चाहिए बात। तो ये बातें ऐसी हैं जो कि नहीं पता होनी चाहिए, किसी को भी नहीं पता होनी चाहिए। लेकिन यह है कि यहाँ पर वो चूँकि इस तरह की बातें डिस्कस होती हैं पब्लिकली, घरों पे आगे पीछे दाएं बाएं दोस्त अहबाब में, तो उसके नतीजे में जो हसास बातें हैं वो भी बाहर निकलती हैं। ये अब मामला आगे चलेगा, ज़ाहिर है कानूनी शक्ल लेगा, जो भी तहकीकात होती हैं जैसे भी होती हैं, और क्या वो कस्टडी में बयान था, ये तो मैं सुबह से बहस सुन रहा हूँ, लेकिन अब जाहिर है ये इशू तो है ना। लेकिन इसमें जो दूसरी बात है, वो इसका जो सियासी पहलू है वो ये है कि एक तो शाह महमूद कुरैशी साहब, यानी तहरीक इंसाफ का की जो क़यादत है, वो अगर चेयरमैन के हाथ से के पास नहीं है, तो यानी जो बात चल रही थी कि जी उनको नाअहल कर दिया जाएगा तो उनकी जगह शाह महमूद कुरैशी आ जाएंगे, तो इसमें तो शाह महमूद कुरैशी भी हैं। अगर इस पूरे बयानिए को हम देखें तो इसमें तो शाह महमूद कुरैशी भी हैं, वो वज़ीर ख़ारजा थे, और फिर मुकदमा चलेगा तो उसकी नौयत कैसे होगी उसमें, तो फिर मतलब इसको, यानी अब आगे इसकी प्रोसीडिंग्स कैसे होंगी, क्या इसमें वजारत ख़ारजा आएगी, क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन एक आप समझें कि एक मज़ीद कशीदा तर होती हैं तकलीदी चीज़ें, क्योंकि मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि अगर शाह महमूद कुरैशी हैं तो फिर तहरीक इंसाफ की क़यादत किसके पास जाएगी, क्योंकि वो तो बाहर हैं और वही आज सुबह से उन्होंने बात भी नहीं की इसके ऊपर, और उसमें फिर और भी लोग ज़ाहिर है कि मौजूद थे जो उनके साथी थे। फिर वो बाद में दूसरी पार्टियों में जब एक सकूत सा छाया हुआ है, क्योंकि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उस वक्त मौजूद थे, काबीना का हिस्सा थे, उन्होंने नहीं रोका क्या कौन क्या कर रहा था क्या। तो बहरहाल अच्छा, अब इसमें आज़म खान साहब जो हैं वो ना सिर्फ ये कि उन्होंने ये बात की, बल्कि वो कादिर ट्रस्ट के हवाले से भी कुछ बात कर रहे हैं,
वो जो हैं वो और मामलात के ऊपर भी काफ़ी कुछ बयानात दे रहे हैं। तो उन बयानात का, क्योंकि वो आ जाएंगे सामने, क्योंकि FIR ये ख़त्म होगी तो मिसिंग पर्सन नहीं है, तो सामने आएंगे, तो सामने आने के बाद उनके बयानात की क्या हैसियत होगी और मुकदमात में क्या हैसियत होगी। तो ये बहरहाल एक इसमें बात बड़ी अहम है, वो इस हुक्मरान जो इत्तेहाद है या अरेंजमेंट है उसके हवाले से, जो तहरीक इंसाफ के जितने भी मामलात हैं, आप जितने भी उनके मामलात आप देखें, चाहे आप 9 मई देख लें, या आप जो कि बड़ा तकलीफ मामला है जिसका ट्रायल, ये जो फौजी अदालतों का केस है, एक दिन का उसमें गैप आया है, तो ये परसों चलेगा, और वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है वो डील लिस्ट हो गया है कल के लिए। लेकिन अब अगर गौर करें तो जितने भी मामलात हैं, चाहे वो 9 मई हो, या चाहे वो साइफर के हवाले से तनाज़ हो, या वो उसके बाद जो कुछ हुआ 9 मई के बाद हो, उसके साथ उसमें आप जितना भी देखें तो तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है या उसके जो रहनुमा हैं, उनका जो मसला आपको नज़र आ रहा है वो रियासत के साथ नज़र आ रहा है। यानी उसमें ये जो हुक्मरान इत्तेहाद है, ये तो इन्होंने तो यानी बज़ाहिर ये तो ऐसे ही है ना, जैसे साइफर का इशू है या 9 मई का इशू है, तो ये आते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, चले जाते हैं। लेकिन बाकी जो इश्यूज हैं सारे, यानी मईशत का इशू है, तो उसमें भी वो कह रहे हैं कि जी अस्करी क़यादत ने सपोर्ट किया, और वो किया, आर्मी चीफ ना आते तो वो नहीं होता मसला रिजॉल्व, ही तो खुद शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं। तो सवाल अब यहाँ पे ये पैदा होता है कि अगर ये, क्योंकि ये सारे जो इश्यूज हैं, देखिए ना, अब जो वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर रहे हैं, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वो रियासत जो है ना, बमुकाबला आप समझें कि रियासती अदा, हाँ, फॉरेन ऑफिस क्या था, कैसे था, उधर से आपकी ये फौजी तनसीबात का इशू था। यहाँ जो इश्यूज थे ना, जो एक बात मैं इनके मुख्तलिफ वज़ीरों से भी कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये आपका बयानिया पॉलिटिकल बयानिया क्यों नहीं बन पाया। मतलब एक सियासी मामले को सियासी तौर पे जो है, जैसे मईशत है, जैसे महंगाई है, जैसे कि कोई मतलब और मामलात हैं, तो अब भी आप बैठ के जो हैं वो इंतखाबी रूल्स ऐसे बनेंगे तो ये होगा तो वो होगा। जो इश्यूज थे इस पूरे अरसे में, यानी वो पॉलिटिकली तो आपसे नहीं हैंडल हुए ना, वो तो खुद जाके उन्होंने ये कहा कि आप एल मुझे मार, तो ये 9 मई हो गया, या ये और जो भी इश्यूज हैं हो गए। तो आपने तो बीच में कुछ भी नहीं किया। इवन मईशत का इशू या बाकी इश्यूज, तो वो मानते हैं इस बात को, वो इस बात को तस्लीम करते हैं कि हाँ हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं, लेकिन फिर उसकी वजह वो बहुत सारी वजूहात बताते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो वो कोई ऐसी चीज़ है नहीं, मतलब वो वही 9 मई या वही साइफर शुरू हो जाएगा, वही शुरू हो जाएगा। तो ये तो रियासती अदारों के साथ वो कहते हैं ना, खुद जाके टक्कर मारी ना, तो ये इशू सारे खड़े हुए। तो ये पॉलिटिकल जो अरेंजमेंट है, इसने अब ये देखना है कि ये इससे निकल के अपने आखिरी दिनों में हुकूमत की कोई ऐसी चीज़ अनाउंस करें, जो मैं रोज़ कहता हूँ कि जिसके नतीजे में जो है ना, यानी अभी तक वो उसी में फंसे हुए हैं। यानी ये इशू है उस वक्त का जब ये अरेंजमेंट आया था, तब साइफर का इशू छड़ा था, तो तब से लेके यानी आए भी साइफर पे, तो जा भी साइफर पे रहे हैं। इन दरमियान में और बेशुमार इश्यूज हैं। देखिए IMF ने जो कंडीशंस रख दी हैं हमारे सामने, वो इतनी संगीन कंडीशंस हैं। अब उसमें उन्होंने कहा कि ख़र्चा कम करें, ये यहाँ पे इंतखाबी इस्लाहात में एक ये रूल डाल दें कि जी हमने आगे की जो काबीना है वो छोटी करनी है, हमने ख़र्चे कम करने हैं, हमने अवाम पे टैक्स नहीं डालना, हमने ये नहीं डालना, वो नहीं डालना। ये जितने मुकदमे हैं और केसेस हैं, ये तो अदालतें और रियासती अदारे और अदालतों में चलेंगे ना सारे। जो पॉलिटिकल फ्रंट की फ़ाइट है वो तो अलग है, जो सियासी फाइट है ना वो अलग फाइट है। तो वो तो उसको तो सियासी फाइट है ना। ये तो प्रॉपर अगर एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कहीं लग रहा है, या कोई मिलिट्री एक्ट लग रहा है, या कोई बाकी एक्ट लग रहे हैं, तो ये तो रियासती अदारों के इश्यूज हैं। तो इसको इसमें भी सियासी शख्सियात की जानिब से रियासती उमूर पर के मामलात पर बयानात से क्या ये एक सियासी होने का मुकदमात को तासुर नहीं जाएगा? देखें सियासी जमातें हैं ना, पॉलिटिकल पार्टीज हैं सारी दुनिया में। देखें रियासती उमूर अलग होते हैं, पेंटागन के अफेयर्स बिल्कुल अलग हैं,
CIA के अफेयर्स अलग हैं। अमेरिका में आप देखेंगे रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स का फड्डा होता रहेगा, वो एक दूसरे को बोलते रहेंगे, कोसते रहेंगे, क्योंकि तुम्हारी वॉर पॉलिसी अच्छी थी, गलत थी, फलां थी, दिमाग ना थी। लेकिन उसके नतीजे में कहीं वो पेंटागन को नहीं ज़ेर बहस लाएंगे। हाँ, वो ये कहेंगे ये पॉलिसी, वॉर पॉलिसी गलत थी, हम नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र दूसरा आ जाएगा, तो पहला रहेगा, सेक्रेटरी दिफा चेंज हो जाएगा। लेकिन वो ऐसे नहीं होगा कि वो लोगों ने जनाब पेंटागन का रुख कर लिया, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, मतलब मकसद नहीं, मैं ये बात कह रहा हूँ कि जो देखें लंदन में 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बारे रोज हो रहे हैं मुजाहरे, होते रहते हैं, 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे मुजाहरे हो रहे हैं। और आप देखें कि फ्रांस में हो रहे हैं, कितने मुजाहरे हुए हैं, कितनी वहाँ पे पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए हैं। लेकिन उन मुजाहरों में ऐसा नहीं हुआ कि लोगों ने जाके जो है वो पुलिस से लड़ाई हो रही है, पुलिस से लड़ाई मार कुटाई हो रही है, पुलिस है और वो हो रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जाके तनसीबात पे, अस्करी तनसीबात पे या उधर उधर लोग रुक करें, ऐसा नहीं। आप देखें मैंने तो बल्कि कई जगह पे तो बेशुमार हमारे देखने वाले हैं खुद एंटी वॉर रैलीज़ में जो पाकिस्तान से बाहर, तो एंटी वॉर रैलीज़ जब निकलती थी 2003 में भी, या उससे इराक वॉर से अभी भी कहीं पर हो, तो एंटी वॉर रैलीज़ जो हैं वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर, वो MI6 के दफ्तर के बाहर तो नहीं होता ना, उनको पता भी नहीं लोगों को MI6 का MI5 का ऑफिस कहाँ पे है, उनके ऑफिसर्स कौन से, वहाँ तो नहीं। तो मतलब ये है कि हमें थोड़ी सी रियासती हवाले से और हुकूमती और सियासी हवालों से वो तफरीक करना ज़रूरी है। पाकिस्तान में ये कि चूँकि डेमोक्रेसी आपकी डीरेल होती रही है, इसलिए लोग मिक्स कर जाते हैं, या ये तासुर है और सही है, गलत है, गलत तो नहीं हम कहेंगे कि बहरहाल इस्टेब्लिशमेंट का एक पोलिटिकल रोल रहा है, तो उस हवाले से वो मिस कर जाते हैं। लेकिन मैं इसको फिर डिसंगेज करना चाह रहा हूँ किसी तरह कि हम किसी तरह से सियासत, यानी सियासी जमातें जो हैं वो इसको पॉलिटिकली इलेक्शन में जाएं, और जो रियासती अदारों को दरमियान में देखें ना, अदालत भी आ गई है बीच में, ये अदालत को या अस्करी अदारों, ये सियासत को अलग रखें और इदारों को, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स का देखें ना आप, इशू फटे चलते रहते हैं, सियासत हो रही है ना। उस सियासत में ये नहीं है कि वो व्हाइट हाउस के बाहर मुजाहरे हो रहे हैं, पेंटागन के तो थोड़ी चढ़ाई हो जाएगी जाके पास से पटके दिखाएं जरा, ऐसा नहीं होता। ये लैंगले की तरफ जाएं जरा, ऐसा नहीं होता। मैं जो बात कह रहा हूँ ना, वो कह रहा हूँ कि आप इधर से मतलब इसको पॉलिटिकल फाइट रखें ना जी, तो फिर ये इलेक्शन में आप उतरेंगे, जो मईशत का मसला कैसे हल होगा, रेवेन्यू कैसे इकट्ठा होगा, गवर्नेंस कैसे होगी, आपकी जो है ये तालीम के लिए क्या इशू है, ये इशू है, हाँ हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, हमारा डिफेंस बजट कैसा होना चाहिए, IT की तरफ हमने ध्यान देना, तो ये इश्यूज हैं जी। महंगा, ये इश्यूज नहीं है कि जी वो उधर से आप अपने छोड़ के तो कोई अदालत में घुस गए हैं, कोई उधर घुस गए हैं, कोई उधर से उधर, मतलब इसको सेपरेट हम नहीं करेंगे ना जब तक डोमेन्स को। और अक्सर ये बात, रोज़ ये बात हमारे सियासतदान भी और हमारे अकाबरीन रोज़ खुद कहते हैं, लेकिन फिर वो यही कहते हैं कि सबको अपने अपने दायरे में रह के काम करना होगा। तो अब मसला ये है कि अब ये जो इशू है, ये तो इसमें तो फॉरेन ऑफिस और कौन से डॉक्यूमेंट्स अच्छा, और बाकी लोगों के पास क्या नहीं है, ये भी देखना होगा। सर अभी तो कह रहे हैं कि साइफर बरामद भी करना है साबिक वज़ीर। नहीं, साइफर तो मुझे नहीं, एक पेपर साथ था, वो पेपर जलसे में भी था, वो साइफर था, वो दूसरा था, वो मीडिया को वो तो वही पेपर था जो साइफर। अब तो पता नहीं, खुदा जाने, अब तो मुझे नहीं पता कि क्या बात होगी, लेकिन ये कि वो बरामद हो जाएगा तो उसे क्या वो इशू। देखें, मैंने तो आपसे कहना कि फाइलें घरों में जाती हैं, अदालतों की फाइलें, वो कहते हैं घरों में फैसला पढ़ेंगे, रात को सुबह साइन करेंगे, और वो क्या करें, ऑफिस में बैठ के तो इतना काम नहीं होता, तो कहते हैं अच्छा यार ये फाइलें घर ले भेज दो। तो ये तो एक मामूल है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि सिस्टम को ही पूरे को चेंज करना होगा, क्योंकि अब तो पेपरलेस दुनिया में अब जा रहे हैं ना, जब पेपर इस्तेमाल ही नहीं होता। तो ये है कि इसको और दूसरी बात ये है कि तहरीक इंसाफ में अब शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर अगर ये इल्ज़ाम लग रहा है, और इसमें है, इस केस में असद उमर साहब का भी नाम लिया जा रहा है, मुझे नहीं पता असद उमर साहब इसमें कहाँ इन्वॉल्व हैं, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब तो वज़ीर ख़ारजा थे बहरहाल, तो उनका नाम तो है। अच्छा, आजम खान साहब का अपना नाम भी है। आजम खान साहब के हवाले से ये शिकायत उस जमाने में हुआ करती थी कि आजम खान साहब तो बहुत इतने नहीं। देखें बात ये है कि ये जो है ना ब्यूरोक्रेट्स, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स तो अपने आप को अलग रखते हैं सियासी मामलात से। मतलब है कि कोई ब्यूरोक्रेट
मतलब मेरे जहन में नहीं आ रहा कि कोई ब्यूरोक्रेट इतना इन्वॉल्व हो गया उस सियासत में जितना आजम खान इन्वॉल्व हो गए थे कि पार्टी की पोजीशंस भी तय कर रहे थे बैठ के और शिकायत भी कर रहे थे। और मतलब आजम खान साहब को इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहिए था। और थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि जो साबिक वज़ीर आज़म को भी स्ट्रांग होना चाहिए था इस मामले में कि वो सारी बातें बजाय इसके कि वो शाह महमूद कुरैशी से करें, असद उमर से करें, या वो नहीं वो सारी बातें उनसे करते थे ना वो सारा, क्योंकि उनके दोस्त ही वो आईबी के चीफ थे। तो उनके दोस्त आईबी के चीफ थे तो वो आईबी उनको रिपोर्ट देती थी लाके उस पर। एक बार हाल अब उससे कैसे वो निकलते हैं अब ये देखना है। लेकिन असल इशू ये है कि क्या ये सारे फैसले जो हैं ये इस हुकूमत के दौर में हो जाएंगे जिसको अब 2 या 3 हफ्ते रह गए हैं, या ये इसके बाद होंगे। यही वो चीज़ें जो परेशान करी। और मैंने कहा इसीलिए आने वाले दिनों में हिजान भी है, आप देख रहे हैं सिक्योरिटी क्राइसिस, ये महंगाई, ये मामला खराबी आके, क्योंकि उसमें हो ही रहा है ना सारा के एक ट्रांजिशन हो रही है। और ट्रांजिशन भी कोई बेचैनी वाली ट्रांजिशन है, यानी ना उसमें तहरीक इंसाफ खुश है, ना उसमें आपको कोई पीपल्स पार्टी खुश नज़र आ रही है, ना उसमें आपको कोई मुस्लिम लीग नून के मसले हल होते नजर आ, मतलब सारे ही परेशान हैं। और सभी मतलब मुल्क भी परेशान है, वो भी परेशान है। कोई इलेक्शन की तरफ जाना है तो खुशी खुशी जाएं, लेकिन सब ही कोई ना कोई रौला कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है। तो ये आने वाले दिनों में देखते हैं कि कहाँ जाता है मामला। लेकिन ये एक बदकिस्मत वाक़या, इसके कोई रूल्स हमें बनाने चाहिए, ठीक है, इसके रूल्स बनाने चाहिए। और ये बड़ी अजीब सी बात है, ये बड़ी अजीब सी बात है कि एक पेपर जो है वो साइफर की जगह चलें। और उससे पहले वज़ीर आज़म, भाई क्या है ये, इस तरह तो नहीं होता ना। वो उसी वक्त उसको स्टॉप कर देना चाहिए था। वो तो जब जलसे में लहराया गया तो मामला ख़राब हुए ना। और डोनाल्ड लू जो है वो तो पाकिस्तान के हमदर्द और पाकिस्तान के बड़े दोस्त और बड़े अच्छे, वो बहरहाल मतलब है कि वो मामला ख़त्म हुआ। खैर अब इसको आगे देखना चाहिए कि आगे इसके ऊपर क्या असर पड़ता है, इलेक्शन पे कोई असर पड़ेगा क्या, इसके नतीजे में एक सिक्योरिटी के हवाले से बड़ा एक कंसर्न है और डिप्लोमेटिक लेवल पे इसका बहुत बड़ा एक असर पड़ा पाकिस्तान पे। लेकिन असल बात यह है कि इलेक्शंस पे क्या असर पड़ेगा। और ये डॉक्टर इसका कोई आईनी पहलू भी है, क्योंकि आजम खान साहब ने कहा साहब को वजीर आजम बनवाने के लिए नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया, क्यों तो क्या रिलीफ कोई मिल सकता है नवाज शरीफ साहब को? नहीं, आजम खान साहब तो वो तो आप छोड़ देना उसकी तो, मतलब उसमें तो क्या किया गया, मतलब आरटीएस को खोलेंगे या फिर क्या करेंगे, वो तो आप छोड़ दें। मतलब है कि वो बयानात तो आते ही रहते हैं। कानूनी हैसियत नहीं, हाँ कुछ नहीं, मगर बनाया गया तो अब क्या करना है उसको, अब उसका क्या हल है। असल बात यह है ना कि उसको अब आगे की तरफ हमने जाना है तो क्या हल उसका क्या है, ठीक है। मतलब है कि अगर 2018 के इलेक्शन में धांधली हुई थी तो अब क्या किया जाए, मतलब दोबारा इलेक्शन 2018 वाले इलेक्शन दोबारा करवा लेते हैं। वो तो होने के इम्कानात वैसे यही हैं कि वो उसको रिवर्स करके करवा दिया जाए इस बार इलेक्शन। लेकिन बहरहाल नहीं, मैं उससे कहता रहता, मैं ये कह रहा हूँ कि ये कशीदगी जो है ना ये बढ़ रही है और ये कशीदगी बढ़ेगी भी आने वाले चंद दिनों में, क्योंकि और ये इसका हमें कोई रूल्स बनाने चाहिए इसके कि डॉक्यूमेंट्स कैसे कैरी करने हैं, कहाँ तक ले जाना है चीज़ों को, किन से शेयर कर। देखें कैबिनेट में बहुत से लोग बड़े ज़बरदस्त जिम्मेदार होते हैं, बहुत से लोग को होना नहीं चाहिए कैबिनेट में। आप कहते हैं यार ये इतना, और हर कैबिनेट में आप कहेंगे यार ये क्या, किस तरह का आदमी बैठा है, उसकी तो ये तो पाकिस्तान में रहते ही नहीं है, इसके तो सारा ताल्लुक ही बाहर का है। वो देख रहे हैं सेंसिटिव चीज़ें उनसे शेयर हो रही हैं, वो देख रहे हैं, वो कुछ भी कल को बोल दें जाके। तो ये मेरा ख्याल है कि एक पूरा सिस्टम है जिसको ठीक करना ज़रूरी है। और इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं तो फिर एहसास होता है कि अच्छा वाकई यार ये तो चीज़ें ठीक करना चाहिए और ये एहसास होना ज़रूरी है। अगर एहसास से ये चीज़ें सामने नहीं आएंगी तो एहसास कैसे होगा हमारे अंदर के किसके सामने क्या बात करनी है, भाई कौन सी बात नहीं करनी। आप देखिए मीडिया में लोग अपनी सोर्सेज नहीं बताते जी। बड़े बड़े जो साफ अच्छे हमारे मीडिया के लोग हैं वो अपनी सोर्स बस ज़राए के हवाले से बात कर देते हैं, सोर्स कोट नहीं करते। लेकिन हमारे जो अकाबरीन हैं उनमें से भी 99.99% लोग जिम्मेदार हैं। कहीं ऐसा कोई एक वाक़या निकल आता है, आप सुनते हैं कि यार ये क्या हुआ। और इसमें भी आप देखें तो इसमें आज़म खान को बता रहे हैं कि ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करने अच्छा तो हाँ, तो आज़म खान साहब खुद इसमें खुद भी तो हैं वो। और उनकी बात जुर्म है इस मामले में, मरकजी मुल्ज़िम उसमें नॉमिनेट है, मैंने आपको बताया पहले बता चुका हूँ बहुत। अच्छा जी, और जुर्म नहीं है ये, अभी ये इल्ज़ाम है, ठीक है ना। तो अभी इल्ज़ाम है तो इसलिए हम इसको FIR जो है इसकी जो तहकीकात हैं वो आज़म खान साहब से ही शुरू हो रही हैं कि उन्होंने ही चूँकि ऑडियो में भी मशवरा दिया था तो इसलिए ये मतलब वही बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये 3 हफ्ते, अब 2 या 3 हफ्तों में क्या होता है दरमियान में जो है वो और बहुत कुछ होने जा रहा है। लेकिन मैं इसमें अब ज़रा यहाँ रुक के ज़रा
देखते हैं कि और क्या चीज़। थाईलैंड का चक्कर लगा के आते हैं। तो थाईलैंड जो है वहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अब वापस आते हैं और मैं आपको बता दूं कि उससे हम कैसे मुतासिर हैं। थाईलैंड, बैंकॉक, इसको पहले सियाम कहते थे, सियाम, ठीक है, सीन ये छोटी अलिफ मीम, सियाम, सियामी, ये मेरे ख्याल से 1932 तक इसको सियाम कहते थे। सही। और ये थाईलैंड जो है बड़ा खूबसूरत मुल्क, अगर आप इसको जोग्राफी के हिसाब से देखें तो ये साउथ ईस्ट एशिया, और ये साउथ ईस्ट एशिया में, और इसकी एक तरफ म्यांमार, ऊपर आपको इसके नज़र आएगा लाओस, एक तरफ नज़र आएगा आपको बहुत बड़ा कंबोडिया, एक तरफ आपको इसके नज़र आएगा वियतनाम डिस्टेंस है, लेकिन लाओस थाईलैंड के साथ, और फिर उसके बाद म्यांमार, कंबोडिया, ये सारे मुल्क नज़र आएंगे। और फिर उसके बाद जो है वो नीचे समंदर, मलेशिया, और उसके बाद जो है वो आपको ये खलीज बंगाल, बे ऑफ बंगाल जिसे कहते हैं, और खलीज बंगाल में ये अंडमान आइलैंड्स और निकोबार आइलैंड्स। ये अंडमान आइलैंड्स बड़े मशहूर, इनका हर पाकिस्तानी को इनका पता है जिसने तारीख पढ़ी है अंडमान आइलैंड्स का, इसलिए कि ये वो जगह है जो काला पानी कहते थे। ये कहते थे मौलाना मोहम्मद अली जौहर और उस ज़माने में जो अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे तो यहाँ पे अंडमान आइलैंड्स में भेजते थे जिनको काला पानी, ये अंडमान आइलैंड्स हैं, ये जो रेड कलर नज़र आ रहा है ना इसमें नक्शे में। अब थाईलैंड जो है ये अच्छा, ये थाईलैंड की खूबी ये है कि ये वाहिद मुल्क है इस पूरे रीजन में जो कॉलोनी नहीं बना किसी की, यानी यहाँ ना फ्रांस आ सका, ना यहाँ पे ये ब्रिटिश के कब्ज़े में आया, ना ये आप कहें कि पुर्तगालियों के कब्ज़े में आया, ये इंडिपेंडेंट रहा, यानी इसके ऊपर किसी का कब्ज़ा नहीं हो सका, ये कॉलोनी नहीं बना थाईलैंड। अच्छा, दूसरी इसकी जो थाईलैंड की एक इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, यानी आईनी बादशाहत है। इससे पहले यहाँ पर मुकम्मल बादशाहत थी, यानी मुकम्मल बादशाह तो ये ना कि जो बादशाह ही है बस अल्लाह खैर सल्ला, बादशाह है या सुल्तान है या खलीफा है, जैसे जिन मुल्कों में बादशाहते हैं। लेकिन कुछ मुल्क ऐसे हैं जहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, यानी वहाँ पर एक पार्लियामेंट भी है लेकिन एक बादशाह भी है, और बादशाह ने कुछ इख्तियारात पार्लियामेंट को दे दिए कुछ जगहों पे सारे अपने पास रखे हुए हैं, कुछ जगहों पे वो सिर्फ सेरेमोनियल सा है, जैसे नीदरलैंड में, बेल्जियम में, इसी तरह थाईलैंड में, इसी तरह जॉर्डन में। लेकिन ना जॉर्डन का हम तो कहते हैं वहाँ पार्लियामेंट भी है, लेकिन हम हमेशा जब बात करते हैं शाह अब्दुल्ला की बात करते हैं। इसी तरह से कई अरब ममालिक हैं वहाँ पार्लियामेंट्स भी हैं, लेकिन वहाँ पर नाम आता है तो खलीफा का या बादशाह का नाम आता है। बेल्जियम में, नीदरलैंड्स में, ठीक है, बरतानिया में पार्लियामेंट है लेकिन बादशाह। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है, कॉन्स्टिट्यूशनल यहाँ पे मोनार्की है, लेकिन पार्लियामेंट की अहमियत है बहरहाल। तो यहाँ पर इलेक्शन हुआ, और इलेक्शन के अंदर जो है वो वहाँ पर ये थाईलैंड जो है ये, इसका पाकिस्तान आप ज़रा तसव्वुर करें कि जब ये कोल्ड वॉर चल रही थी तो सीटो और सेंटो दो इत्तेहाद बने थे। तो एक तो सेंटो बना था, इसका अक्सर जिक्र करते रहते हैं, बगदाद पैक्ट वाला। तो सेंटो जो बना था वो तो उसमें तो टर्की था, बरतानिया को भी रखा गया था साथ, और उसमें जो है ईरान था, बगदाद निकल गया था 1955 में बगदाद पैक्ट, ठीक है ना। और हमें पता है ये हम इसको कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं सेंटो को। लेकिन जो सीटो है ना, सीटो का जो इत्तेहाद है ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अगर हम यहाँ पे दिखा सकें उस ज़माने का। सीटो एक था SEATO, सीटो। पाकिस्तान सीटो का भी रुकन था, और सीटो का जो रुकन था पाकिस्तान, इंटरेस्टिंग बात ये उसमें पाकिस्तान के साथ थाईलैंड भी है। आप सीटो अगर देखें ना, ये उस ज़माने में अमेरिकन को शौक चढ़ा हुआ था कि वो ये किसी तरह नेटो की तर्ज के ऊपर ये और इत्तेहाद बना दें। तो एक तो उन्होंने बनाया था सेंटो, जो कि ठुस हो गया, ठीक है, कि इराक ही निकल गया बीच में से। तो वो कभी इसी तरह से ये सीटो भी कभी ये भी ठुस ही हो गया। 1977 में ये ख़त्म हुआ। मगर ये इन ममालिक की अगर आप लिस्ट देखें, ऑस्ट्रेलिया, बर्मा, कैम्बोडिया, कनाडा, हम अगर लिस्ट हम उसकी दिखा सकें एक दफ़ा जी, तो इसमें मुल्क देखें ज़रा। हम कहते हैं ना पाकिस्तान सीटों का रुकन था, तो सीटों में मुल्क देखें आप ज़रा,
जापान, लाओस, पाकिस्तान, फिलीपीन, साउथ कोरिया, साउथ वियतनाम, ताइवान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड। अब आप सोचेंगे कि पाकिस्तान ये सीटों में कैसे घुस गया था। हाँ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना भाई। सेंटो का तो समझ में आता है कि पाकिस्तान इधर था तो यहाँ तुर्की साथ था, तो पाकिस्तान सीटों में इसलिए घुसा हुआ था कि उस समय मशरकी पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश जो बाद में बना, तो इसलिए उस वक्त जो सीटो है उसमें पाकिस्तान भी आपको नजर आता है। सीटो के हम कहते हैं ना सीटो सेंटो, सीटो सेंटो, सीटो सेंटो, तो सेंटो तो इधर था, सीटो उधर था। तो हम फिलीपीन, ये कंबोडिया, ये लाओस, ये थाईलैंड, ये इन सारे मुल्कों के साथ हम इत्तेहादी थे। बर्मा, ठीक है, जो म्यांमार का कहलाता है, ये सारे मुल्कों के साथ हैं। और इसमें कमाल की बात आप देखें, इंडिया नहीं, कि इंडिया जो था ये अमेरिकन चूंकि इसमें थे ना, आखिरी लिस्ट में आप नाम देखते हैं यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, तो इसमें चूंकि ये इनका काम ये था कि वहां पर कम्युनिज्म को रोकना है, ठीक है, तो वहां पर कम्युनिज्म को रोकने के लिए सीटो बना, ये भी ठुस हो गया 1977 में, सीटो भी ठुस हो गया। और वो सेंटो जो था वो तो पहले ही उसका तो दमखम निकल गया था। बहरहाल थाईलैंड की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि थाईलैंड में जो इलेक्शन हुआ, तो हम चंद रोज से बात ही कर रहे थे, वहाँ पर जो पार्लियामेंट के इलेक्शन हुआ आहिस्ता आहिस्ता, ये सबसे पुराना इत्तेहादी है अमेरिका का। ये ना आप सोचे, थाईलैंड में सिर्फ 5 घंटे के लिए जापान की फौज आई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये बिल्कुल उनके साथ थे, आप अलाइज के साथ, यानी आप सोचें जो कि जीतने वाली फोर्सेस थी ना, यानी ऑटोमन्स के अगेंस्ट थे ये, यानी अमेरिका, बरतानिया, इनके साथ थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्वाइटली। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्होंने न्यूट्रल रहने की कोशिश की, जापान ने चढ़ाई कर दी, क्योंकि जापान लड़ रहा था अमेरिका से, तभी तो उन पर बम गिरे थे, तो उन्होंने चढ़ाई कर दी। 5 घंटे के बाद इन्होंने जापान से मुआहदा किया, ये थाईलैंड के जो यहाँ पे बादशाह थे, और उन्होंने कहा कि जापान ही कह रहा था कि हमें आगे बर्मा और यहाँ से हमें ब्रिटिश आर्मी की तरफ जाने के लिए जगह चाहिए, तो इनके साथ एक एग्रीमेंट हुआ। बाद में जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई तो थाईलैंड को छोड़ दिया, एलाइज ने कुछ नहीं किया तो इनके साथ थाईलैंड, तो थाईलैंड पे कभी कॉलोनी थाईलैंड नहीं बना। अब वहाँ जो इलेक्शन हुआ है, जो मैं बात बार बार कह रहा हूँ, तो वहाँ पर ये जो पिता लिमजारोन रैथ, ठीक है ना, पिता के नाम से कह लेते हैं, ये पिता की सूरत में उनको एक उम्मीद पैदा हुई थी कि आहिस्ता आहिस्ता थाईलैंड का जो रुख है आसियान कंट्रीज़ में, एक तो थाईलैंड म्यांमार के साथ जुड़ा हुआ है, तो म्यांमार से अपने आप को अलग नहीं कर सकता। और दूसरी बात ये है कि थाईलैंड में जो है वो 2014 में वहाँ पे फौजी बगावत हो गई थी, ठीक है, लेकिन ये है कि ये फौजी बगावत जो है ये कोई इतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है, क्योंकि मेरे ख्याल से कोई 19-20 हर थोड़े दिनों के बाद वहाँ फौजी बगावत हो जाती है, तो इसलिए उसको सीरियस नहीं लेना चाहिए कि थाईलैंड में फौजी बगावत हो गई है, उसको एज यूजुअल लेना चाहिए, मुल्क वैसे ही चलता रहता है। को 20-25 दफ़ा बहुत दफ़ा हुई है, हर थोड़े दिनों बाद वहाँ मजाक में फौजी बगावत हो जाती है, वो सिविलियंस को फेंक के आ जाती है फौज। अच्छा, मुल्क चलता रहता है वैसे ही, मईशत ये फॉरेन पॉलिसी कुछ नहीं होता, क्योंकि मोनार्की है ना अपनी जगह, बादशाह आता है, तो लोगों को पता भी नहीं चलता कि वज़ीर आज़म कौन था, उसको टुटे में फेंका, साइड पे बादशाह बैठे हैं, वो बादशाह डील चलता रहता है, डीलिंग होती रहती है। अब इशू ये हुआ कि पहली दफ़ा वहाँ पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने ये इलेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया कि वहाँ पर एक साहब ऐसे उतरे जो कि यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेस्ट ने उनके पीछे अपना प्रेशर डाला, सब कुछ किया, उनको आज नाअहल करार दे दिया। ये सबसे पुराना अलाई वहाँ पे अमेरिका का, लेकिन ये म्यांमार से भी बात कर रहा है और ये चाइना के क्लोज हो रहा है, ये ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का मेंबर भी बना हुआ है। अब ये जो वहाँ पर ब्लॉक होना है पिता का, अब मुझे नहीं पता, क्योंकि जो सेनेट है वो सेनेट ही जो वोट डालना है जिस सेनेट ने, वो सेनेट खुद अनइलेक्टेड होती है वहाँ पे। अजीब सा सिस्टम है थाईलैंड का, लेकिन बहरहाल हमारा बरादर मुल्क है, अच्छा ताल्लुकात हैं हमारे। अब इनका एक जो पिता का जो रुकना है, ये रुकना वहाँ पर ये है कि जो एक कोशिश थी कि किसी तरह थाईलैंड निकल जाए चाइना के स्फीयर से और वेस्ट के स्फीयर में आ जाए, वो फेल हो गई। और उसके नतीजे में थाईलैंड की सिचुएशन, क्योंकि थाईलैंड बिम्स्टेक का मेंबर है, थाईलैंड जो है ये आसियान कंट्रीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, बांग्लादेश, उस पूरे रीजन में बड़ी फ्लरिश, बड़ा खूबसूरत मुल्क और बड़ी ज़बरदस्त इकॉनमी, तगड़े लोग, वहाँ होने वाले इवेंट्स असरअंदाज होंगे बराह रास्त म्यांमार पे, बांग्लादेश पे और ईस्ट ऑफ जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है,
अच्छा, मैं सिर्फ इसलिए हम इसको बता रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक नुक्ता नज़र से अगर थाईलैंड के अंदर कोई तब्दीली दूसरी आती तो उसका असर म्यांमार का पड़ता, तो ये वेस्ट बंगाल, मणिपुर, मिजोरम, ये सारा। तो ये थाईलैंड के इलेक्शंस पे इसीलिए वहाँ पर आज जो वेस्टर्न मीडिया है वो काफ़ी गमगीन नज़र आ रहा है। और गार्डियन ने लिख रहा है कि लीडर ऑफ थाईलैंड्स मोस्ट पॉपुलर पार्टी फेल्स इन फाइनल अटेम्प्ट टू बिकम प्राइम मिनिस्टर। जो पहली स्लाइड है, अगर हम दिखा दें, हम ब्रेक ले लेते हैं उसके बाद, ये फर्स्ट स्लाइड हम दिखा दें तो ये बड़े अफसोसनाक बात है और उनको बड़ा दुख है इस बात पे। और इसी तरह से बाकी जो मीडिया है वो भी, बीबीसी कह रहा है पिता लिमजारोनियत रात ऐसे करके, माजरत के मैं अगर इसको गलत प्रोनाउंस करूं, थाई रिफॉर्मिस्ट लीडर हु वन इलेक्शन विल नॉट बी पीएम। इलेक्शन जीत गए लेकिन वो बन नहीं सकते क्योंकि वहाँ की अदालत ने कहा है कि ये एक मीडिया फर्म को ओन करते थे और एक है वो दुश्मनों से मिल गया। आप जरा वक्फा लें, उसके बाद ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके बात करेंगे मजीद। बड़ा इम्पोर्टेंट अच्छा दुश्मन सर, वापस आके बात करते हैं डॉक्टर साहब। नाज़रीन एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, खित्ते के मामलात पर आप बात कर रहे थे, आपने कहा कि कोई अहम डेवलपमेंट हो रही है खित्ते में, इस वाले से बता रहे हैं। बहुत अहम इवेंट्स हो रहे हैं। जैसे मैंने आपसे थाईलैंड का जिक्र किया ना कि थाईलैंड का इलेक्शन में अगर ये नहीं आते पिता तो उसके नतीजे में म्यांमार के साथ उनके ताल्लुकात, वो आ भी जाते तो ताल्लुकात वैसे ही रहने थे क्योंकि बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है वहाँ, लाओस और म्यांमार और थाईलैंड और ये उसके बाद ये सारे मुल्क, और ख़ास तौर पे जब से मणिपुर, मिज़ोरम के अंदर हंगामे शुरू हुए और जिसको पूरी दुनिया एक तरह से नस्ल कुशी कह रही है, ये बराह रास्त सारे इश्यूज रिजॉल्व हो रहे हैं। और मैं इसको फिर वही बात कि मणिपुर को क्यों नहीं हल कर रहे, मोदी सरकार क्यों नहीं हल कर रही, मैं इसको नहीं समझ पा रहा क्योंकि ये मामलात बरस पुराने और मज़ीद ख़राब होंगे अगर इनको हल नहीं किया जाएगा। अच्छा, ये वो रीजन जो है ना, जो वो एक्ट ईस्ट की तरफ कर रहे हैं ना, लेकिन यहाँ पर वहाँ एक और अजीब वाक़या हुआ है। वहाँ पर दो वाक़यात बड़े अजीब हुए हैं। एक तो हेनरी किसिंजर, 100 साल से ज़्यादा उनकी उम्र है, 101 साल के हैं तकरीबन हेनरी किसिंजर। ये यानी आप समझें कि निक्सन और उसके बाद जब रिज़ाइन कर गए थे तो फोर्ड आ गए थे, उनके सेक्रेटरी स्टेट और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, यानी 69 से अगर आप शुरू करें इनका सेक्रेटरी खारजा वाला रोल तो, और NSA वाला, तो ये 77 तक हैं। ये चाइना पहुँचे हुए हैं और चाइना में जाके इनकी ली शंगफू जो उनके डिफेंस मिनिस्टर, उनसे मुलाकात हुई है। वांग ली जो उनके हेड हैं डिप्लोमेटिक उनके जी उसके हेड हैं वो, तो उन दो आला शख्सियात से उनकी मुलाकात हुई है। और ये ध्यान में रखें कि उनके डिफेंस मिनिस्टर जो हैं वो लॉयड ऑस्टिन से नहीं मिल रहे हैं। लॉयड ऑस्टिन को इनकार कर चुके हैं कई दफ़ा। तो एक तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई है। दूसरी बात ये हुई है जो साथ ही में तेज़ी के साथ कर दूं, वो ये हुई है कि जो एक अमेरिकन सोल्जर जो कि साउथ कोरिया में था जी, वो नॉर्थ कोरिया चला गया। ये जो डीमिलिटराइज, जब जंग खत्म हुई थी 53 में, दोनों कोरियाज आपस में लड़ना बंद हुए थे, तो एक डीमिलिटराइज जोन बीच में आ गया था। एक तो लाइन है, ठीक है ना, एक तो लाइन है जो मिलिट्री लाइन है, और फिर उसके एक बहुत बड़ा इलाका है जो कि उसके दोनों तरफ 4 किलोमीटर ऐसे करके एक पूरा रीजन है जहाँ पे दाखिल नहीं हो सकता कोई भी। अब ये मौसूफ जो हैं, ये ट्रेविस किंग इनका नाम है, और ये टहलते टहलते एक तरफ से दूसरी तरफ चले गए हैं, यानी नॉर्थ कोरिया की तरफ डिफेक्ट कर गए। अमेरिकन सोल्जर हैं, उधर डिफेक्ट कर गए। और ये रॉयटर्स खबर दे रहा है 19 स्लाइड के, US मिलिट्री स्क्रैम्बल्स टू डिटरमिन द फेट ऑफ सोल्जर हु फ्लेड टू नॉर्थ कोरिया। वहाँ दौड़ गया भाई। अच्छा, ये ट्रेविस किंग इसका नाम है, और ये जो है ये अब इसको अब मुझे नहीं पता कि ये कैसे नॉर्थ कोरिया के हत्थे बंदा लग गया। वो उनको क्या वो मालूमात फराहम करेगा, क्या करेगा, उनकी जासूसी देगा। ये 22 साल का है, बताया जाता है इसको पकड़ा गया था 2-3 दफ़ा, मुख्तलिफ जराइम में था, मगर ये नॉर्थ कोरिया चला गया। साउथ कोरिया में पोस्टेड था, अमेरिकन फौजी यहाँ पे पोस्टेड था, क्रॉस करके वहाँ चला गया। और वहाँ अच्छा, इससे पहले चार्ल्स जेकन्स का नाम आता है 1965 में। ये चार्ल्स जेकन्स जो हैं ये क्रॉस करके चले गए थे, ये चाइना से गए थे, मौसूफ चले गए थे कोरिया, नॉर्थ कोरिया, और कई साल तक ये फिल्मों में काम करते रहे। इनको फिल्मों का स्टार बन गए, प्रोपेगेंडा फिल्म्स में आते रहे। फिर 2002 में ये इनको छोड़ा गया, इनको कोर्ट मार्शल हुआ, इनको जापान में इनकी डेथ हुई, ठीक है ना, और बड़े अजीब से अंदाज में।
तीसरी जो बात है जो बड़ी, तो ये 2-3 वाक़या तो वहाँ पेश आ रहे हैं, वहाँ पे कोरिया के हवाले से, ये कैसेंजर के हवाले से और बाकी। और फिर एक वाक़या और ऐसा है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि प्रेसिडेंट पुतिन ब्रिक्स की कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं हो रहे। अच्छा। और ये जो कोरिया की तरफ से, सॉरी साउथ अफ्रीका की तरफ से आज बताया गया है, अगर हम उनका दिखा दें एग्जैक्ट उनकी हम अनाउंसमेंट हम दिखा सकें अपने नाजरीन को, तो साउथ अफ्रीका की तरफ से ये बताया गया है, उनकी बाकायदा एलामिया जारी हुआ है उनके प्रेसिडेंसी से, जी उनकी प्रेसिडेंसी से एलामिया जारी हुआ है, और उसमें कहा गया है कि जी जो हैं प्रेसिडेंट पुतिन के साथ एक एग्रीमेंट हुआ है, और उस एग्रीमेंट के नतीजे में जो 15वीं ब्रिक्स बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ऑफ रशियन फेडरेशन विल नॉट अटेंड द समिट, वो अटेंड नहीं करेंगे और उनकी जगह सर्जेई लावरोव जाएंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन के वारंट गिरफ्तारी जारी किए हुए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने। अच्छा। तो चूंकि, और इससे पहले उमर बशीर गए थे 2015 में, तो उनके फिर बड़ा प्रॉब्लम हो गया था जनूबी कोरिया को, तो ये कोशिश करते रहे, साउथ अफ्रीका कोशिश करता रहा कि वो किसी तरह प्रेसिडेंट पुतिन ट्रैवल करें। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जंग छिड़ जाएगी, हम कैसे गिरफ्तार करेंगे, भी प्रेसिडेंट पुतिन आ रहे हैं हमारे पास एक अटेंड करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस, तो आपने उनके वारंट निकाल दिए। अच्छा, उससे ये पता चल रहा है कि ना सिर्फ कहीं दुनिया में ऑल्टरनेटिव करेंसी डॉलर से, बल्कि ये जो अदारे हैं ना, बैनुल अक़वामी अदारा है, क्योंकि देखिए ना रशिया के प्रेसिडेंट कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं सर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इशू ये है कि वो उन्होंने बहरहाल कहा कि मैं नहीं आ रहा, मेरी जगह सर्जेई लावरोव आएंगे, मैं इसको वर्चुअली ज्वाइन करूंगा। ये वो ब्रिक्स समिट है जिसमें हम कह रहे हैं 19, 20, 30 मुल्क और मेंबर्स शामिल होने जा रहे हैं। ये बड़ा क्राइसिस था, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, होते रह गया। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाना अली को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।